कि गठबंधन में सीटों का निर्णय जी, मीडिया चैनल के साथ डिस्कशन में बिल्कुल संभव नहीं है। होता। जी, तो इसका जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ जिस दिन ये तय हो जाएगा, सार्वजनिक घोषणा होगी, पीसी करके बताया जाएगा ढोल नगाड़े के साथ, इसकी चिंता मत कीजिए। गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा या गठबंधन में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये मीडिया चैनल के सामने तय नहीं होता। क्या सार्वजनिक मंचों के ज़रिए तय होता है? क्या भाषणों में तय होता है? क्या भाषणों में ऐलान होता है बिना सीट शेयरिंग के ऐलान के? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिस तरीके से काम करने वाला दल है जी, और हमारे नेता जिस शुचिता की राजनीति को प्रश्रय देते हैं, उसका उस तरीके से चलते हैं, उस तरीके के हिसाब से गठबंधन का जो टॉकिंग टेबल है, जी। वही सबसे सही जगह है इस विषय पर बातचीत करने। मा- वही बता सकते हैं ना कि उनकी क्या डिमांड थी, उनकी क्या बातचीत हुई जी। और उस पर क्या निर्णय लिया। मुझे नहीं लगता इस पर मेरा कुछ कहना उचित। नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मनाकर रख पाएंगे उनको कि नहीं मनाकर रख पाएंगे? अब देखिए, गठबंधन से बाहर यदि उनकी कोई सोच समझ डेवलप कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से स्टेटमेंट भी उसी तरह का आएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता इन बातों को। कल तक तो हमारे साथ थे, जी, और यदि इस संबंध में उनकी कोई दूसरी राय आ रही है, जी, तो निश्चित रूप से किसी नए रास्ते की तलाश है, जी। तो इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल रामेश्वर महतो, अभी हाल ही में उन्होंने जेडीयू छोड़ी थी, विधान परिषद के सदस्य थे और विधान परिषद उपचुनाव के वक्त उन्होंने जेडीयू छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन के समर्थन का ऐलान किया था। उसके बाद रामेश्वर महतो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ज्वाइन कर रहे हैं। रामेश्वर महतो के बारे में आपको यह भी बता दें कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी नई पार्टी बना रहे थे, जेडीयू से अलग हुए थे, तब भी रामेश्वर महतो जेडीयू में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। अब वो आधिकारिक तौर पर आरएलएम का हिस्सा हो जाएंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। नितिन जी, कल रामेश्वर महतो को आप लोग अपनी पार्टी में ला रहे हैं, शामिल करा रहे हैं। जी, आपने अगर उनका फेसबुक लाइव सुना हो, आपने कहा कि हाल ही में, ये हाल का जो समय है लगभग 1.5 महीने का समय है, जी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस 1.5 महीने में उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में जाकर पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया और उनको ग्राउंड से कुछ ऐसी फीडबैक मिली जिसके आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया। तो यह स्वागत योग्य निर्णय है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा रामेश्वर महतो जी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 2025 से पहले रामेश्वर महतो की एंट्री लिस्ट में और कितने नाम हैं जो आरएलएम ज्वाइन करेंगे? कोई कद्दावर नेता? नहीं, आप ये बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रति लोगों का आकर्षण है, जी, और आमतौर पर जब चीज़ें सामने प्रकट हो जाएं तभी बताना सही रहता है। जी, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अंदर खाने लोग इसकी तैयारी करते हैं, तो हर बात कैमरे के सामने आकर बताई नहीं जा सकती है। लेकिन हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिस तरीके से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बताए रास्तों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है, इसका कारवां काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी लोग जुड़ेंगे। नहीं 2025 चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है, तो राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और प्रवक्ता से फिर ये कॉमन सवाल, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, दावेदारी कितनी सीटों पर होगी? ये बड़ा एक तरह का तकिया कलाम है हम पत्रकारों का चुनावों के दौरान, और वाजिब सवाल भी है, कितनी सीटों पर दावेदारी है? देखिए, इसको मैं मुश्किल सवाल तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इसका बहुत ही आसान जवाब है जी, कि गठबंधन में सीटों का निर्णय जी, मीडिया चैनल के साथ डिस्कशन में बिल्कुल संभव नहीं है। होता। जी, तो इसका जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ जिस दिन ये तय हो जाएगा, सार्वजनिक घोषणा होगी, पीसी करके बताया जाएगा ढोल नगाड़े के साथ, इसकी चिंता मत कीजिए। गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा या गठबंधन में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये मीडिया चैनल के सामने तय नहीं होता। क्या सार्वजनिक मंचों के जरिए तय होता है? क्या भाषणों में तय होता है? क्या भाषणों में ऐलान होता है बिना सीट शेयरिंग के ऐलान के? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिस तरीके से काम करने वाला दल है जी, और हमारे नेता जिस शुचिता की राजनीति को प्रश्रय देते हैं, उसका उस तरीके से चलते हैं, उस तरीके के हिसाब से गठबंधन
का जो टॉकिंग टेबल है जी। वही सबसे सही जगह है इस विषय पर बातचीत करने। मांझी जी भाषणों में कह रहे हैं 20 सीट से कम नहीं मानेंगे, कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मैं हम का प्रवक्ता नहीं जी। हूँ, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। नहीं तो आप एनडीए का हिस्सा है ना, एनडीए में आप कह रहे हैं ऑल इज वेल है, आप लोग कह रहे हैं ऑल इज वेल है, लेकिन स्थिति ऑल इज नॉट वेल वाली है। जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि धोखा दिया गया, दिल्ली में धोखा दिया गया, झारखंड में धोखा दिया गया। ये दर्द कम से कम आरएलएम का तो नहीं है ना? झारखंड और दिल्ली में आपको सीटें नहीं चाहिए थी ना, या चाहिए थी? नहीं, हमने कभी मांगा जी। नहीं। हमारी तैयारी बिहार को लेकर फोकस्ड है, हम बिहार को लेकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में भी, जी। जिसमें दिल्ली भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, साउथ के भी कई स्टेट्स हैं जहां हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संगठन विस्तार हो। जी। लेकिन चुनाव की दृष्टि से हमारी कोई डिमांड नहीं, चुनाव की दृष्टि से आपकी कोई डिमांड नहीं थी? दिल्ली के लिए कोई डिमांड नहीं, झारखंड के लिए भी कोई डिमांड नहीं डिमांड थी? नहीं। जीतन राम मांझी की डिमांड को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं ना कि उनकी क्या डिमांड थी, उनकी क्या बातचीत हुई और उस पर क्या निर्णय लिया। मुझे नहीं लगता इस पर मेरा कुछ कहना उचित। नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मनाकर रख पाएंगे उनको कि नहीं मनाकर रख पाएंगे? मांझी जी साथ हैं, जी बिल्कुल साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी। पशुपति पारस की पार्टी है आरएलजेपी, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर, उन्होंने कहा है कि देखिए दलित नेताओं का बीजेपी इस्तेमाल करती है, बीजेपी दलित विरोधी है। और ये बात उन्होंने कल तब भी कही जब वो धरने पर बैठे दफादारों और चौकीदारों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में। अब देखिए, गठबंधन से बाहर यदि उनकी कोई सोच समझ डेवलप कर रही है तो स्वाभाविक रूप से स्टेटमेंट भी उसी तरह का आएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता इन बातों। कल तक तो हमारे साथ थे और यदि इस संबंध में उनकी कोई दूसरी राय आ रही है तो निश्चित रूप से किसी नए रास्ते की तलाश है, तो इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं। आखिरी सवाल है, देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है, क्या भीतरघात को फैक्टर मानते हैं, चुनौती मानते हैं? क्योंकि काराकाट एक उदाहरण है जहां खेल हुआ और जब उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार अपनी हार पर चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, निचले स्तर पर काम करना पड़ेगा। जो राय एक नेता के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर उनकी बिल्कुल सही राय थी, उन्होंने राय दी। तो क्या इस बात का अंदेशा है कि विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का खतरा है, निचले स्तर पर कहीं कोई खेल ना हो जाए? आपने बिल्कुल सही कहा जी। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो राय दी थी, आप ये देख रहे होंगे कि अभी एनडीए उसी रास्ते पर चल रहा है। एनडीए के जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, कई जिलों में एक सम्मेलन संपन्न भी हो गया फिर से, और सम्मेलन से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होती है जिसमें 5 दलों के प्रवक्ता जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से निचले स्तर पर, पंचायत और बूथ स्तर पर कैसे संगठन मजबूत हो, एक साथ लड़े, एक साथ मिलकर चुनाव में जाएं, इसकी तैयारी चल रही है। और इससे उपेंद्र कुशवाहा जी की जो दूरदृष्टि थी उसको एनडीए ने स्वीकार किया, उस पर काम हो रहा है। तो चलिए, हमारे साथ नितिन भारती जी थे, आरएलएम के प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।